यस, नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस। तो पॉइंट नंबर ई क्या कहता है? प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन या फॉर एनी अदर कंसिडरेशन। वो तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बदले में कुछ मिलना चाहिए। ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। जिस एरिया के अंदर आप रहते होंगे वहाँ पे कोई क्लब बना हुआ होगा, जैसे जयपुर के अंदर देयर इज ए फेमस जय क्लब। तो यू हैव टू पे द अमाउंट। आपने 15 लाख रुपया 10 लाख रुपीज़ अपने अमाउंट पे किया या ईयरली आपने 2 लाख रुपीज़ पे किया, देन जे क्लब के अंदर जितना भी फैसिलिटीज़ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो अपने मेंबर को देता है। आप स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हो और जो भी बेनिफिट्स है और जो भी फैसिलिटीज़ है वहाँ के मेंबर्स को दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्लब बने हुए हैं। क्या बने हुए? क्लब। तो वो क्लब क्या कहता है? आपको 50,000 रुपीज़ ईयरली पे करना पड़ेगा। तो आपने 50,000 40,000 जो भी उनका रूल है, तो एक क्लब बोलता है 50,000 रुपीज़ हमें पे करो, एंड देन उसके बदले जो भी हमारा फैसिलिटीज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ अपने मेंबर को वो प्रोवाइड करता है। तो क्लब के द्वारा ये क्या है? बिजनेस। तो क्लब क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। सोसाइटी क्या कर रही है? दैट इज अ बिजनेस। उन्होंने क्या किया? अपने मेंबर से एक अमाउंट चार्ज किया और उस अमाउंट के बदले वो अपने ही मेंबर को क्या करते हैं? फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। तो ये क्लब और सोसाइटी के द्वारा क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। तो इज अ पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर एफ, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस। वापस रिपीट करता हूं, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस। दे आर द नंबर ऑफ एम्यूजमेंट पार्क, सपनोक रिजोर्ट, सनराइज रिजोर्ट, एमिजिका, वंडरला। तो वो क्या बोलते हैं? हमारे यदि एम्यूजमेंट पार्क में या एंटरटेनमेंट पार्क में यदि आपको एंटर करना है तो यू हैव टू पे 300 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज। मतलब एडमिशन पे टिकट लगा दिया कि यदि आपको हमारी प्रीमाइसेस में एंटर करना है तो जो हमारी प्रीमाइसेस है वो क्या है? वंडरला। हमारी प्रीमाइसेस क्या है? एमिजिका। हमारी प्रीमाइसेस क्या है? कोई पार्क। तो जो भी आपकी प्रीमाइसेस है उसमें एंट्री पे यदि कोई भी चार्जेस है तो क्या माना जाएगा? बिजनेस। नंबर ऑफ एग्जीबिशंस आते हैं, तो एग्जीबिशन में एंट्री पे क्या होता है? चार्जेस आता है। तो जो आपने एडमिशन पे जो चार्जेस लिए कि आपका एक प्लेस बना दिया, आपका कोई एरिया है और उस एरिया में आपने क्या बोला? यदि आपको एंटर करना है तो यू हैव टू पे द अमाउंट। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए बिजनेस। वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस का पार्ट है। एडमिशन मतलब ये कि जो भी आपकी प्रीमाइसेस है उन प्रीमाइसेस में एंट्री के लिए पर्सन से जो भी अमाउंट चार्ज करते हो, जो भी आपका टिकट का अमाउंट है। फॉर एग्जांपल सिनेमा थिएटर। सिनेमा थिएटर क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे सिनेमा थिएटर के अंदर एंटर करोगे, एंटर करने से पहले आप टू पे 220 रुपीज, 240 रुपीज। तो एंट्री पे जो भी टिकट है, जो भी चार्जेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। Point number G, services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। ये वाला पॉइंट थोड़ा कम समझ में आया, वापस से पढ़ के देखो क्या दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर जी की बात कर रहा हूं, एक बार जल्दी से रीड करो। पॉइंट नंबर जी क्या दिया हुआ है? सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोफेशन है कंपनी सेक्रेटरी की, मैं प्रैक्टिस करता हूँ चिन्मय जैन। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब जब मैं सीएस की प्रैक्टिस करते टाइम जो कंपनी की, फॉर एग्जांपल मैं सेक्रेटरी ऑडिट कर रहा हूँ, कंपनी की मैं क्या कर रहा हूँ? मैटर को कंसिडर कर रहा हूँ। तो एक कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, आप हमारी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बन जाओ। मतलब ये कि मैं प्रैक्टिस में तो हूँ, प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ। तो कंपनी की जो प्रैक्टिस के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी का जो मैटर है वो तो मैं देखता ही हूँ। एक कंपनी ने मुझे एक ऑफर दिया, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन जाओ। तो अब नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट यदि मैं होल्ड करता हूं और इस कैपेसिटी में यदि कोई भी एक्टिविटीज यदि मेरे द्वारा की जाती है वो भी बिजनेस है। मतलब सीएस की जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं
वो तो बिजनेस का पार्ट है ही। और सीएस की प्रैक्टिस करते टाइम यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यदि मैंने पोस्ट होल्ड की, किसकी पोस्ट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यदि पोस्ट होल्ड की, तो उस पोस्ट को जो होल्ड करके जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं वो भी बिजनेस का पार्ट है। सर ये कहां दिया है, वापस से पढ़ के देखो, तो फिर जो मैंने एग्जांपल दिया उससे रिलेट करके देखना, समझ में आएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। कौन से ऑफिस की बात की थी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो आपने ऑफिस होल्ड कर रखा है, वो जो उस कैपेसिटी में जो आपकी द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, जो एक्सेप्टेड, कंपनी वाले ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाऊंगी, नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर कैसे होगा? ये थोड़ी होता है कि वन साइड होता है। ये जो ऑफिस जो मैंने दिया कंपनी वालों ने, मैंने एक्सेप्ट किया इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड। मतलब ये कि मैं सीएस की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा था, इतने में किसी कंपनी का ऑफर आ गया कि हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड कर लो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि मेरा जो सर्विसेज परफॉर्म की जाती है वो भी मेरा बिजनेस का पार्ट है। कि मेरा मेन बिजनेस क्या है? सीएस की प्रैक्टिस, सीए की प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के अंदर यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के यदि मैं ऑफिस होल्ड करता हूं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ऑफिस होल्ड किया, पॉइंट नंबर जी क्या कहता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वो भी बिजनेस माना जाएगा। तो अभी अपन ने कितने पॉइंट और याद किए? फिर 3 पॉइंट और याद कर लिए। पहले कितने याद किए थे? 4 पॉइंट्स। पहले क्या पढ़े अपन वैसे? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए पहले अभी इससे जस्ट पहले 4 पॉइंट्स याद किए थे, और अब कितने हो गए? 3 पॉइंट्स। टोटल कितने हो गए? 7 पॉइंट्स। अभी भी 2 पॉइंट और बाकी है, फिर अपना ये क्या होगा? बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 17, ये जल्दी से एक बार लिख लो। We come to point number H. Point number H is, पॉइंट नंबर एच में जो बात की गई थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए अपन एक बार लैंग्वेज की बातें नहीं करते। पॉइंट नंबर एच में जो दिया हुआ है, तो पॉइंट नंबर एच जो बात करता है दैट इज अबाउट रेस क्लब। रेस क्लब, रेसेस, हॉर्स रेसेस। रेस मूवी में भी आया होगा, तो जो हॉर्स की रेसेस होती है जहाँ पे घोड़ा टुकर टिक टिक टुकर जो भी आप बोलो, तो जो भी घोड़े की जो रेसेस होती है, बहुत बार आपने देखा होगा, इस पर बेट लगाते हैं, बैटिंग। और हमें पता है बैटिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल है। एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सप्लाई नहीं है, बट अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। तो बैटिंग सप्लाई है और बैटिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो देयर आर नंबर ऑफ हॉर्स रेसेस इन इंडिया। बहुत सारे रेस क्लब बने हुए हैं जो हॉर्स की रेसेस को कंडक्ट करते हैं, लीगल है। बेंगलोर के अंदर टर्फ क्लब बना हुआ है, हैदराबाद के अंदर बना हुआ है, मैसूर के अंदर टर्फ, TURF। तो देयर आर नंबर ऑफ टर्फ क्लब, देयर आर नंबर ऑफ रेस क्लब। ये हॉर्स की जो रेसेस है उनको कंडक्ट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। जहां पे पर्सन्स आते हैं, बेट लगाते हैं, जो जीत जाता है पैसा लेके चले जाता है, जो हार जाता है बस वो क्या बताऊं मैं, समझ में आ रही बात। रेसेस, बेटिंग की बात हो रही है कि जहां आप बेट लगाते हो, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। और बेटिंग सप्लाई है और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट द बिजनेस। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर क्या कवर्ड होगा। तो बिजनेस के अंदर किसकी बात की जा रही है? रेस क्लब की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? जो मैसूर के अंदर जो टर्फ क्लब है, बेंगलोर के अंदर टर्फ क्लब, समझ में आ रहा है? TURF, टर्फ रेस क्लब, जो हॉर्स रेसेस कंडक्ट करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? ऐसे जो रेसेस, कौन से? हॉर्स रेसेस। तो एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब, तो यदि कोई भी रेस क्लब, क्या एक्टिविटीज होगी? बैटिंग। बैटिंग सर समझ में आता है। तो यदि कोई भी रेस क्लब यदि बैटिंग करता है, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ होगा सर बैटिंग कैसे होती है, अपन बहुत डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे। ये बैटिंग जो भी रेस क्लब है, जो बेट कराते हैं, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। या थिंक अबाउट इट, एक रेस क्लब है, आपने पूरा रेस क्लब बनाया, जो आपने किया, पूरा सेटअप डाला, ये जो पैसा आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे जो पैसा लगाएंगे। आपने कभी मूवीज में देखा होगा, घोड़े नंबर 2 पे पैसा लगा दो, घोड़े नंबर 3 पे पैसा लगा दो, मेरा घोड़े नंबर लकी नंबर 7, तो घोड़ा नंबर 7 पे पैसा लगा दो, ऐसा बहुत बार मूवीज में देखा होगा। तो
जब आप बेट लगाते हो तो आपने पैसा लगा दिया, तो ऐसा पैसा कितने लोगों ने बेटिंग की होगी सर? नंबर ऑफ पर्सन ने की होगी। तो एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस भी होती है, क्या होती है? कंप्यूटराइज्ड डिवाइस भी होती है जो क्या करता है, पूरा मैनेज करता है कि कितने लोगों ने पैसा लगाया, टोटल फंड कितना करेक्ट हुआ, कितना और मतलब कितना आउट हो गया, कितना इन हुआ, कितना पैसा जीता, तो टोटल जो अमाउंट जीतने वाले लोग कितने थे। तो फॉर एग्जांपल टोटल बेटिंग हुआ 20 करोड़ रुपीस का, कितने का? 20 करोड़ रुपए टोटल बेटिंग हुआ। अब इसमें जो रेस क्लब बोलेगा वो क्या बोलेगा, भैया ये पूरा मैंने ऑर्गेनाइज मतलब पूरा मेरा है, रेस क्लब है, तो ऑब्वियसली 10% तो मेरा बनता है, जगह मेरी है ना भैया, ये प्लेस मेरा है ना, ये रेस क्लब मेरा है ना, तो ऑब्वियसली 10% जो भी 10-15 जो भी होगा उसका जो भी सिस्टम होगा, 20 करोड़ में 10% मेरा निकाल दो, 10% मेरा निकाल दो, तो 90% है। कितने लोग जीते? फॉर एग्जांपल ये 10 लोग जीते, तो इन 10 लोगों को ये अमाउंट क्या कर दी जाएगी, दैट विल बी डिवाइडेड, उनके अंदर अमाउंट पे कर दी जाएगी एज पर सिस्टम। ये कौन करता है? टोटलाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि रेस क्लब जो रेसेस को जो मतलब रेस क्लब के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है, जो बैटिंग की जाती है, तो जो बैटिंग जो करा रहा है, जो मतलब पूरा ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है रेस क्लब को, वो रेस क्लब खुद मैनेज करता है, ये टोटलाइजेशन के थ्रू जो मैनेज करता है, या बोलता है भैया अपने से मैनेज नहीं होगा, अपना तो रेस क्लब है, अपने ऑर्गेनाइज कर लिया रेसेस है, इसको मैनेज करने के लिए बुक मेकर, क्या बोला मैंने? मैं रेस क्लब, मैंने किसी बुक मेकर, क्या नाम है? बुक मेकर, ऐसे बोला सर, बुक किताब बनाना, किताब बुक मेकर एक टर्म है जहाँ पे बैटिंग को मैनेज किया जाता है। बैटिंग समझ में आता है? हॉर्स रेसेस की बात हो रही है, तो जो हॉर्स रेसेस को जो मैनेज करने वाला जो पर्सन है उसे बोलते हैं बुक मेकर। तो यहाँ पे कौन, ध्यान से देखो, कौन? रेस क्लब। तो रेस क्लब ने लाइसेंस दिया, रेस क्लब ने जो लाइसेंस दिया बुक मेकर को, ये एक्टिविटीज भी क्या है? बिजनेस है। मतलब बिजनेस क्या है? जो बैटिंग की जा रही है, बैटिंग को जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खुद किया जा रहा है, टोटलाइजेटर के थ्रू किया जा रहा है, या आप खुद मैनेज नहीं करते, आपने क्या किया? लाइसेंस दे दिया बुक मेकर को, बुक मेकर जी आप मैनेज करना, मेरा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कौन? रेस क्लब ने क्या किया? लाइसेंस दे दिया बुक मेकर को। ये लाइसेंस देना भी क्या है? बिजनेस। नाउ अब बुक मेकर क्या करेगा? वो बुक मेकर मैनेज करेगा और सबसे पैसा लेगा। तो बुक मेकर क्या कर रहा है? रेस को मैनेज कर रहा है, वो पूरी बैटिंग करवा रहा है, वो बोला मैं बैटिंग करूंगा। तो रेस क्लब का वो रेस का एरिया हुआ, उसने मैनेज करने के लिए बुक मेकर को दे दिया, तो 2-2 पर्सन हो गए जो बिजनेस कर रहे हैं। रेस क्लब वाला बोलता है मेरा 10% है, बाकी तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारा काम, मेरे को कोई मतलब नहीं है, 5% 5% दे दो, जो भी देता है। तो रेस क्लब ने क्या किया? बुक मेकर को दे दिया कि दिस इज माय क्लब, तो ये तुम्हें देता हूँ, जो भी आए मेरे को एक परसेंटेज अमाउंट पे कर देना। तो आपने लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस टू बुक मेकर, तो लाइसेंस की जो भी आपकी फीस आएगी उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? रेस क्लब, दैट इज अ बिजनेस। सेकंड, बुक मेकर क्या करेगा? जो बैटिंग की जो भी एक्टिविटीज करेगा, तो बैटिंग से जो भी उसका परसेंटेज होगा वो बिजनेस माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर? बिल्कुल नहीं हुआ, बड़ा इजी है। फर्स्ट, ये रेस क्लब, रेस क्लब बैटिंग। तो रेस क्लब के द्वारा जो भी बैटिंग की जाती है, खुद की जाती है या किसी टोटलाइजेटर के थ्रू की जाती है, बिजनेस का पार्ट है, बड़ा इजी। रेस क्लब, हॉर्स रेसेस, तो जो भी हॉर्स रेसेस को करने वाले जो भी रेस क्लब है इंडिया के अंदर, मैंने एग्जांपल भी ले लिया, बेंगलोर टफ क्लब, हैदराबाद एंड मैसूर। तो ये जो भी रेस क्लब है, इन रेस क्लब के द्वारा जो भी हॉर्स रेसेस की बैटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी टोटलाइजर के थ्रू यदि वो ऑर्गेनाइज करते हैं रेसेस की एक्टिविटीज को, ये एक्टिविटीज बिजनेस का पार्ट है, ये बिजनेस माना जाएगा। पॉइंट नंबर एच, या रेस क्लब ने बोला इतना सिरदर्दी नहीं चाहिए। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आज आपकी कोई जमीन है, उस जमीन पे आपने क्या किया? जमीन आपने किसी पर्सन को लेट आउट कर दी, बोला कि तुम मेरे से गार्डन चलाओ। अब मेरे से गार्डन नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे से गार्डन में क्या होगा? रोज एक बंदा आ रहा है, कोई भी शादी के लिए यदि मैरिज गार्डन बुक कराएगा तो 2 दिन के लिए करेगा, फिर 2 दिन में उसका पैसा लो, फिर इसका पैसा लो, उसे क्या कुछ डैमेज तो नहीं कर दिया, कुछ मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा गार्डन है, तुम लो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे देना, मैंने से तुम करना। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। रेस क्लब मेरा है, तो रेस क्लब
एक एक्टिविटीज हुई, दूसरा रेस क्लब को मैनेज करने के लिए बुक मेकर। तो यहाँ पे क्या है, लाइसेंस जो बुक मेकर, मतलब जो रेस क्लब की एक्टिविटी क्या है, लाइसेंस देना, तो ये भी बिजनेस का पार्ट है। देन वो बुक मेकर, कौन, वो बुक मेकर अब बैटिंग कराएगा, तो एक्टिविटीज ऑफ द लाइसेंस बुक मेकर। अब बुक मेकर के द्वारा जो पूरी बैटिंग को जो मैनेज किया जा रहा है, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर। ये भी क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस दोनों है, दोनों को बिजनेस कवर किया गया है कि जो रेस क्लब के द्वारा जो लाइसेंस दिया जा रहा है बुक मेकर को, ये भी बिजनेस का पार्ट है। देन उसके बाद ये लाइसेंस जो बुक मेकर फर्दर जो बैटिंग की जो पूरा मैनेज देखता है, जो बैटिंग जो पूरी करवाता है, तो ये एक्टिविटीज भी क्या है, बिजनेस का पार्ट ए। और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर एच बड़ा इंटरेस्टिंग था। लास्ट पॉइंट अपन बात करें बिजनेस के बारे में, सेक्शन 2 क्लोज 17। तो पॉइंट नंबर आई क्या कहता है, any activity or transactions undertaken by the central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities। सर ऐसा क्या कर रहे हो, कुछ कंफ्यूजन है। ये लाइन कुछ कुछ परी परी सुनी सुनी देखी देखी लगती है, कहीं तो पढ़ा था सर, आज तो पढ़ा है। यस, नहीं यार आज नहीं, आज तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा। कोई नंबर आई यार, कहाँ पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। किसी को याद आया? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं, किसी को याद आया? कहीं तो पढ़ा था, याद करो, रिकॉल इट। ईबीसीएल में पढ़ा था यार, टैक्स की बात कर रहा हूं ना, अपन ने पढ़ा था टैक्स के अंदर। ईबीसीएल जेआईसीएल कहां से आ गया बीच में? यस, नहीं याद नहीं आ रहा। ये सप्लाई माना जाएगा, नहीं। कंसिडरेशन, नहीं, कंसिडरेशन में तो अलग बात थी। सब्सिडीज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिफरेंट मैटर था। ये लाइन सेम टू सेम लाइन थी कहीं यार। एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। बट छोटा सा और ऐड ऑन कर दिया था, ये लाइन पढ़िए, वो भी इसी चैप्टर में, जीएसटी में। किसी को याद आ रहा है कहाँ पढ़ी थी? कहीं तो पढ़ी थी, तो मुझे भी याद आ गया सर, पढ़ा तो था। चल अब याद आ रहा है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था। याद करो जल्दी जल्दी, बड़ा मजा आता है। रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पुराना भी याद रखना है, हमें सारे कंसेप्ट को आपस में कनेक्ट करना है। यस, पढ़ा था सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर पढ़ा था कि जो भी एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा की जाती है, इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, वो सप्लाई नहीं है। चलो सप्लाई नहीं है, ये बिजनेस तो है। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात थी, सारी एक्टिविटी सप्लाई नहीं है। वहां पे लिखा हुआ था एक वर्ड, क्या, हैज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तभी इन्होंने क्या बोला, अब दोनों को लिंक करते हैं। इन्होंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, जो पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में एंगेज्ड है, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है, वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर कवर्ड है। इसका मतलब सप्लाई होगा नॉर्मली। फिर इन्होंने बोला सप्लाई के अंदर हटाया, क्या हटाया, यदि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा हो एग्जेम्पशन के लिए तो बात अलग है, अदरवाइज सप्लाई है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा और बिजनेस तो माना ही जाएगा, बिजनेस तो है ही। और हर बिजनेस जरूरी नहीं सप्लाई हो, वो कहाँ कवर्ड होना चाहिए, सेक्शन 7(1) के अंदर। और इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7(2) के अंदर मना नहीं हो, तो सेक्शन 7(2) के अंदर सारी एक्टिविटीज को मना नहीं किया गया है। एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अपने कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ा भी था, सही है, कुछ पढ़ा था, एक एग्जांपल दिया था, नोटिफाइड कर रखा था, नोटिफिकेशन नंबर भी दिया था। नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि वो नोटिफिकेशन क्या था। चल कुछ तो था, चल वो दारू, कुछ याद आ गया, दारू से कुछ याद आया, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, नहीं सप्लाई भी नहीं था, एल्कोहलिक लिकर, दारू, एल्कोहलिक लिकर, यदि नहीं सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर ही नहीं याद आया, कुछ और बताया था मैंने, क्या बताया, जल्दी याद करो, बड़ा मजा आ रहा है। यस, याद आ गया,
यदि स्टेट गवर्नमेंट, याद करो, यदि स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक लिकर के लिए यदि लाइसेंस दिया इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक ऑथोरिटीज, उस एक्टिविटीज को हमने क्या बोला था, सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। या हम ये बात नहीं कर रहे कि क्या सप्लाई है क्या सप्लाई नहीं है, या तो हम ये बात कर रहे हैं क्या बिजनेस में क्या है, और बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटी कवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज है, उनके द्वारा भी जो एक्टिविटीज अंडरटेकन है इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, दे विल बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड एज बिजनेस अंडर सेक्शन 2 क्लोज 17। तो टोटल हमने अप टू पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर आई तक अपने डिटेल्ड में सारे पॉइंट्स देखे। ये सारी एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस ए। एक बार हमने इतना डिटेल्ड में जरूर पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से यदि बताऊं तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल पॉइंट से भी बात करें तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएसटी चार्ज करने के लिए जरूरी था सप्लाई, और सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। तो आज हमने ये भी डिफाइन कर लिया कि बिजनेस के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा। राइट ऑन फर्स्ट, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।